जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ जो रणनीति अपनाई है, ये ज्यादातर मामलों में ये रणनीति से फायदा होता है, लेकिन कभी कभी इस रणनीति से बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है जो आप लोगों के सामने है कि राहुल गांधी पे मुकदमे कायम करो, राहुल गांधी को मजबूर करो कि वो कचहरी और कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहें और अपनी राजनीतिक कार्रवाई को न कर पाए। और यही रणनीति आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ भी शुरू कर दी है। देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दो। उनपे मुकदमे कायम करने से उन्हें यह पता है कि इस मुकदमे में होने वाला कुछ नहीं है, अंत में उनपे कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक पत्रकार को और एक राजनीतिज्ञ को 40-50 मुकदमों में फंसा दिया जाएगा, और आप जानते हैं देश के कानून के अनुसार जब कोर्ट की कॉल आए तो आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, और कई बार अगर आप हाजिर नहीं हुए तो नॉन अवेलेबल वारंट आ जाएगा और उसके बाद आपको परेशानी होगी और बदनामी करने में सत्ता पक्ष को फायदा होगा। तो इसीलिए कई बार फर्जी मुकदमे पत्रकारों पे और राजनीतिज्ञों पे कराए जाते हैं, जो इधर बहुत ज्यादा बढ़ गए। राहुल गांधी के बारे में आपको पता ही है, जब उन्होंने ललित मोदी और नीरव मोदी के बारे में टिप्पणी की थी तो उसके बाद गुजरात के लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनको दंडित कर दिया था और मैक्सिमम पनिशमेंट दे दिया था। और किस मामले में दिया था? वो डिफेमेशन के मामले में दिया था, जो पहला केस था। उसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, उनका सरकारी मकान छीन लिया गया था। ये तो भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसमें स्टे लगा दिया था और राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता भी मिल गई और मकान भी मिल गया। इसी प्रकार से ये अब खबर आ रही है कि सूत्र बता रहे हैं, पुष्टि अभी नहीं हुई है, हो जाएगी, 2-4 घंटे में हो जाएगी, कि एक जनहित याचिका राहुल गांधी के खिलाफ किसी ने फाइल कर दी है, ये कहते हुए कि जो वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा राहुल गांधी ने दिया है, इसके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने पीआईएल दाखिल की है। आपको पता है कि गांधी परिवार पे नेशनल हेराल्ड के केस में मुकदमा दायर किया गया। आज राहुल गांधी पे करीब 30-35 केस चल रहे हैं और अलग अलग कोर्ट में उनको पेशी में जाना पड़ता है। यह दूसरा बात है कि राहुल गांधी उन मुकदमों का सामना कर रहे हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, और कोर्ट में जब जाते हैं तो वहां कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि लोकल पॉपुलेशन का सहानुभूति भी उनको मिल जाती है। लेकिन नेशनल हेराल्ड का केस हुआ। नेशनल हेराल्ड के केस में यह सोचा गया था कि उसमें यह गांधी परिवार को फंसा लेगा और उनको दबा लेंगे। अब अगर किसी भी वित्तीय सलाहकार से, किसी भी वित्तीय विशेषज्ञ से आप बात करें, नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मान लीजिए कोई एक संपत्ति है और वो संपत्ति ऐसी है जिससे कि इनकम नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे इनकम नहीं हो रही। अब इनकम कैसे हो सकती है? या तो उसके अंदर उसको कैसे प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट किया जाए, मान लीजिए उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसके बाद उसके अंदर इनकम होगी, फायदा होगा, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन किया जा सकेगा। आप जानते हैं राजस्थान वगैरह में बहुत सारे ऐसे पुराने रजवाड़ों के अपने निवास थे जिनको उन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया। अब होटल में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा बहुत रिनोवेशन किया, पैसे खर्च किए, लोग होटल में आके रुकने लगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होने लगा, कॉस्ट उससे निकलने लगी। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते तो उस बड़ी संपत्ति की, जिसकी लाखों में करोड़ों में कीमत है, उसको मेंटेन करना ही एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा खर्चा है। तो या तो उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट करने का उसमें साधन बनाया जाए या उसको बेच दिया जाए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा किला है, उसका अगर कोई पार्ट बेच दिया जाए तब तो ठीक है, उससे पैसा आ जाएगा, उससे बाकी बचे हुए पार्ट की आप मेंटेनेंस करा पाएंगे। लेकिन अगर आप बेच भी ना पाए और उसमें कोई रेवेन्यू भी जनरेट ना कर पाए और जितनी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है उससे ज्यादा उसके अंदर खर्चा कर दें, तो जो भी उसका मालिक होगा उसको परेशानी होगी।
आपने सुना होगा कि बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे नवाब हैं जिनके बड़े बड़े महल हैं, क्योंकि उनको खानदानी रूप से मिले हुए हैं, लेकिन अपने रोजी रोटी कमाने के लिए वो रिक्शा चलाते हैं। और उसका कारण ये है कि जो करोड़ों रुपए की उनकी महल है, अट्टालिकाएं हैं, उस पे उन्हें रेवेन्यू तो जनरेट होता नहीं, लेकिन खाने पीने के लिए तो आपको पैसा चाहिए। खाने पीने के लिए उनको रिक्शा चलाना पड़ता है। एक किस्सा है इलाहाबाद का, प्रयागराज का। बच्चा था तो मैं उसी रास्ते से अपने कॉलेज जीआईसी इलाहाबाद जाता था। पंडित कन्हैयालाल मिश्रा का एक बहुत बड़ा महल नुमा मकान था, और बड़े प्रतिष्ठित वकील थे उस जमाने के, आज से 60-70 साल पहले की बात है। बहुत बड़ा मकान था, तो हम लोगों को आश्चर्य होता था कि इतना बड़ा मकान किसी के पास कैसे हो सकता है। अच्छा, हुआ क्या कि जब उनकी देहांत हो गया उनका, तो उसके बाद उनके जो बेटे थे, ठीक है, वो भी अच्छे प्रतिष्ठित वकील थे, अच्छे काम करने वाले थे, लेकिन उस बड़े मकान की मेंटेनेंस लाखों रुपए में थी, तो उन्हें उस मकान को बेचना पड़ा। इसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड का केस है। भाई, नेशनल हेराल्ड के केस में आपके पास संपत्ति तो हजारों करोड़ की है, लेकिन उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही। और अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है और जितने उसमें खर्चे हो रहे हैं उससे कम इनकम हो रही है, तो जो लॉस हो रहा है उसको कवर कौन करेगा? अच्छा, क्योंकि एक पुरानी संपत्ति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसको शुरू किया है, और एक पत्रकारों की जिंदगी भी इससे जुड़ी हुई है, तो वो बंद ना हो, इसके लिए गांधी परिवार ने उसके अंदर इक्विटी खरीद ली, शेयर पूंजी खरीद ली, और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन उसके अंदर जिस कानून के तहत ये किया गया, उसके न तो वो उससे इनकम ले सकते हैं, ना सैलरी ले सकते हैं, ना डिविडेंड ले सकते हैं। तो जितना भी खर्चा होगा, अगर वो इनकम से ज्यादा है, इसका माने जो अंश धारक है उसकी जिम्मेदारी हो रही है कि उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करे और अपनी जेब से पैसा दे। लेकिन वो राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने उसको करा, लेकिन उस पर केस कर दिया। अच्छा, ये पता था इस केस में होने वाला कुछ नहीं है, तभी सोनिया गांधी ने कहा कि इस केस में कुछ होने वाला, इतना हास्यास्पद केस आज तक हमने नहीं देखा। होना कुछ नहीं, 10 साल से चल रहा है, अभी 20-25 साल और चलेगा। जब भी चुनाव आएगा, सम्मन्स आएंगे, ईडी बुलाएगी, होने वाला कुछ नहीं। इसी प्रकार से ये जो अगर जनहित याचिका हुई है, और एक आपको और पता है केस हुआ था जब सावरकर को, राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में टिप्पणी की थी। अच्छा, मानी बात है कि भाई अंडमान के अंदर बहुत सारे कैदी थे, हजारों की संख्या में थे, बहुत कम लोग थे जिन्होंने माफी मांगी थी, और जिनमें माफी मांगी थी, अब इतिहास की जो स्टूडेंट्स हैं और इतिहास के जो लेखक हैं वो बताते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी और 60 रुपए की पेंशन उनको मिली थी। अब सवाल यह है कि अगर बाकी लोगों ने माफी नहीं मांगी थी और सावरकर ने माफी मांगी थी, तो अगर उनके वंशज अगर कोर्ट में केस करते हैं कि राहुल गांधी पेश हों और ये बताएं कि उन्होंने अवमानना क्यों की है सावरकर की, तो इसका राजनीतिक आप उपयोग कुछ भी कर ले, महाराष्ट्र में वोट पा ले, लेकिन जब कोर्ट में मसला जाएगा तो राहुल गांधी ने तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं केस लड़ूंगा और मैं प्रूव करूंगा इतिहास की किताबों से और सारे उल्लेखों से कि सावरकर का, गोडसे का, इन लोगों का आपस में क्या संबंध था। और उसके बाद नुकसान उनको होगा जो राहुल गांधी पे केस कर रहे हैं, राहुल गांधी का कोई नुकसान नहीं होगा, और बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी तथ्यों को सामने पेश करने के लिए। अब ये सवाल है कि चुनाव आयोग से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। ये भी कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद जो नियम बनाया गया था कि उसकी वीडियोग्राफी होगी और हारे हुए कैंडिडेट को दिखाई जाएगी, वो नहीं दिखाई जा रही है, और वहां 7-8% वोट बढ़ रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और अब बिहार के अंदर एसआईआर कराई जा रही है। तो ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है, इसके खिलाफ अगर जनहित याचिका दाहिर होती है और कोर्ट के अंदर ये अपॉर्चुनिटी राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन वालों को मिलती है, वहां जाके वो पेशी में हो, तो वो काम जो चुनाव आयोग अभी नहीं कर रहा है। भाई, करना ये चाहिए चुनाव आयोग को कि वो निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन उसको होना चाहिए। वो ना भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए, ना एनडीए के साथ होना चाहिए, यूपीए के साथ होना चाहिए। उसके बाद जो शिकायत आए उसकी जांच कराओ और सामने पेश कर दो। लेकिन वो करता क्या है कि एक पक्षीय है, अनुराग ठाकुर पे कोई निर्णय नहीं लेता, लेकिन राहुल गांधी को कहता है एफिडेविट दो, और ऐसी स्थिति में वो जांच नहीं कराता, जैसे सेबी जांच नहीं कराती अडानी के खिलाफ।
अब सवाल यह है कि अगर ये जनहित याचिका कोर्ट में पेश हो गई तो वहां तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को अपनी बातें कहने के लिए। तो वो कोर्ट से कहेगी कि साहब ठीक है, हमारा नारा गलत है या सही है, हम जो आरोप लगा रहे हैं इनकी जांच करा लीजिए और इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच करा लीजिए। अच्छा, जो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहे हैं वो तो तथ्यात्मक है, वो तो फैक्चुअल है। भाई एक एक मकान में 500-500 लोग हैं, मरे लोग जिंदा हैं, जिंदा लोग मरे हैं। एक गांव में 300 वोट कट गए हैं, 500 ऐड हो गए हैं, जिनके ऐड हुए हैं उसके बारे में गांव वालों को कुछ पता ही नहीं है। तो अगर ये जांच होगी तो उससे नुकसान किससे होगा? और राहुल गांधी को तो नुकसान होगा नहीं, उससे तो चुनाव आयोग के जो आरोप लग रहे हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। तो ज्यादातर केसेस में आप जब कोर्ट केस करते हैं तो जिसपे केस करते हैं उसको परेशानी जरूर होती है, लेकिन कई बार अगर आप फर्जी मुकदमा करते हैं तो जो मुकदमा कराने वाला है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और जिस पे आप मुकदमा करते हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि कोर्ट की मोहर लग जाती है कि जब बात वो कह रहा था उस पर जांच हो जाएगी और वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो वोट चोर गद्दी छोड़, जिसपे डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस हैं। राहुल गांधी ने या बहुत सारे पत्रकारों ने वो उन लोगों को दिखाया जिनका नाम फाइनल लिस्ट में भी मरे हुए लोगों में दिखाया गया है, वो जिंदा खड़े हुए हैं, और जो मरे हुए हैं उनको जिंदा दिखा दिया गया है और वो वोट भी देते चले आ रहे हैं। ऐसे लोग, अब आपने दिखाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मकान नंबर 000 है। अच्छा, उसमें चुनाव आयोग की तरह स्पष्टीकरण दिया गया कि 000 इसलिए है कि इनके पास मकान नहीं है, सड़क के किनारे रहते, लेकिन आधार कार्ड में उनका मकान नंबर है। तो जिन लाखों लोगों का आधार कार्ड में नंबर है और वोटर आईडी कार्ड में 000 है, तो 000 वाले क्या वो वोटर आईडी है जो फर्जी ऐड किए गए हैं? गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात से नाम कटा के उन्होंने बिहार में ऐड करा लिया है, बिहार से नाम कटा के फिर वो बंगाल चले जाएंगे, और ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं जिनके आधार पे बीजेपी। तो ये इस प्रकार से कभी कभी केस फर्जी कराने पे जो केस कराता है, और मुझे लगता है कि अगर ये PIL हुई है, अगर ये बात सच है जिसकी पुष्टि हो जाएगी, तो उसके बाद कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को एक मौका मिल जाएगा कोर्ट के माध्यम से इस नारे को जांच कराने का, जो चुनाव आयोग करने के लिए तैयार नहीं है कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब ये लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी दल और सत्ता पक्षी लोगों को अपने कक्ष में चाय के लिए बुलाया था, तो वह ओम बिरला साहब बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह साहब बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, तो उनके चेहरे पे उदासी है, उत्साह नहीं है। एक तो अपोजिशन उस चाय में नहीं गया, लेकिन उनके चेहरे पे जो उदासी है, जिस प्रकार से संसद के अंदर विपक्षी दलों ने नारे लगाए हैं और उसका जवाब सत्ता पक्ष नहीं दे पाया है, ओम बिरला साहब भी बौखलाए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे लगता है कि ये जो नारा है जिसका प्रभाव बिहार के अंदर भीषण रूप से हुआ है और जनता बिल्कुल ये मान रही है, क्योंकि हर गांव के अंदर उनको ऐसे लोग दिख रहे हैं जो मरे हैं, जो जिंदा दिखाए गए हैं, और जो जिंदा है जो मरे दिखाए गए हैं, और बाहर के लोगों को उसमें वोटर लिस्ट में डाला गया है। तो 1 सितंबर को तो अभी और पोल खोलेगी और पता चलेगा कि क्या क्या खेल हुआ है। लेकिन इस बार बिहारियों ने ये जो वोट चोरी का खेल था इसको पकड़ लिया है, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य ने इस मुहिम को चला के देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो ये यज्ञ शुरू किया है, इसमें हम लोग सब अपनी आहुति देंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।